मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार आप सभी को। भाई क्या हाल है? आज मेरे प्यारे बच्चों मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का पहला मॉक टेस्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इस सीरीज का नाम है सुपर सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो सुपर सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप सभी का स्वागत है। बिना कोई इधर उधर की बात किए सीधा पढ़ाई पर आता हूं। भाई 15 सेट कराऊंगा और विश्वास मानिए 15 सेट से बाहर एक सिंगल सवाल नहीं आएगा। लास्ट टाइम भी जब यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो मैंने आखिरी में 15 सेट कराए थे और भाई मान के चलिए वो 15 के 15 सेट आज भी यूट्यूब पे डले हुए हैं। उसके बाद यूपी कांस्टेबल का पेपर हो गया। आप उस पेपर को उठा के देख लीजिए। अगर एक भी सिंगल क्वेश्चन मैथ में उससे बाहर आ जाए तो आप मुझे बता देना। आज भी हम वही काम कर रहे हैं कि 15 सेट बना रहे हैं, 15 सेटों में से सवाल आएंगे। दूसरी चीज देखिए, ये आप सब जानते हैं कि यूपीएसआई में क्या क्या हो रहा है और क्या हुआ है। मैं इस बात को पूर्णतः सत्यापित आपको कर देता हूं कि यूपी कांस्टेबल का पेपर भी बहुत आसान आएगा। जो मैटर जाएगा ना वो जाएगा एक्यूरेसी पे। आप कितना एक्यूरेट खेल पाते हैं। बाकी यूपीएसआई को लेकर बहुत सारी चर्चाएं, उन पर बात करेंगे। एक इवेंट लगाकर उन पे सब पे चर्चाएं होंगी। अभी हम यूपी कांस्टेबल पर आते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे भाई, पहला ही सवाल आपको पेश किया जा रहा है। कहता है यार इसका मान ज्ञात करिए। मेरे बच्चे, हमने ये चीज पढ़ी है क्या कि भाई ए की पावर एम को अगर हम डिवाइड करेंगे ए की पावर एन से तो ये हो जाता है ए की पावर एम माइनस एन। हाँ जी। तो -29 ये डिवाइड करेंगे तो -18 -19 कितना हो गया? -37। तो ये हो गया 26 की पावर -37 और गुना में है 26 की पावर 3। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। 37 में 3 गया 34, -34 मेरा राइट आंसर। कह रहे यार इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 3 5 से डिवाइड होगा? सबसे पहली चीज, हमारे पास लिखा हुआ है 2। कोई भी संख्या 2 से तभी भाग जाएगी जब आखिरी डिजिट इवन हो। इवन है, इवन ये नहीं है तो ये नहीं जाएगी। फिर आते हैं जी 5 से। 5 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी जब आखिरी डिजिट 5 से डिवाइड हो। तो आखिरी डिजिट 2 है, ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। यहां भी जीरो, यहां पे भी जीरो। अब हमें देखना है 3 को कि भैया कोई भी संख्या 3 से तभी डिवाइड होती है जब अंकों का जोड़ 3 से भाग जाए। जैसे 4 और 2 6, ये भाग नहीं जा रहा। 5 और 1 6, 3, ये 6 से भाग मतलब 3 से डिवाइड हो रहा। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। आइए जी, कह रहा है जी द सम ऑफ 5 नंबर इज 655। 5 संख्याओं का योगफल 655 है। पहली दो संख्याओं का औसत 80 और तीसरी संख्या 101 है। शेष दो संख्याओं का औसत क्या होगा? देखना मेरे दोस्त, पहली दो संख्याओं का औसत है 80। तो इसका मतलब पहली दो संख्याओं का योग कितना होगा? 80 गुना 2 यानी 160। तीसरी जो संख्या है वो है 101। तो पहली तीन संख्याओं का जोड़ आया 1 6 2, 261। पांच संख्याओं का योग है 655। उसमें से पहली तीन संख्याओं का योग घटा देते हैं तो आया भाई 5 में गया 4, 15 में 6 गया 9 और 5 में 2 गया 394। तो 394 जो योग आया वो आखिरी दो संख्याओं का आया। तो दो संख्याओं का योग 394, तो औसत क्या होगा? 2 एकम 2, 2 9 18, 2 7 14। तो एवरेज आएगा 197, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। और दूसरा काम आप ये भी कर सकते थे। देखिए कैलकुलेशन बेहद आसान है, नहीं तो हम सीधा सीधा ये भी लिख सकते थे भाई जोड़ है 655, पहली दो संख्याओं का औसत 80 है तो योग आ गया 2 गुना 80। तीसरी संख्या 101 है। अब जो बचेगा वो बेसिकली आपका दो संख्याओं का, आखिरी दो संख्याओं का योग बचेगा। हम डिजिटल सम भी ले सकते थे। कैसे? 5 5 10 6 16, इसका डिजिटल सम 7 आया। 8 8 दूनी 16, इसका डिजिटल सम भी 7 आया। एक और एक 2, तो 7 से 7 गया, डिजिटल सम 2 2 होगा नहीं तो 9 से घटेगा, 9 में 2 गया 7। यानी जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 7 होगा। और जो आएगा वो दो नंबर का योग आएगा, जबकि यहां दो नंबर का क्या दे रखा है? औसत दे रखा है। तो योग के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। अब हम डिजिटल सम देखते हैं किसका डिजिटल सम 7 आ रहा है। तो 8 और 1 9, 2 दूनी 4 नहीं आ रहा। 8 और 1 9 9, ये जीरो आ गया, हटा दो। 8 और 1 9, 1 दूनी 2, हमें चाहिए 7, हटा दो। तो बचा ऑप्शन डी, यही मेरा आंसर है। 7 और 1 8, 8 दूनी 16 का 7।
तो आप इसे डिजिटल सम का उपयोग करके भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार जब सवाल आसान हो तो ज्यादा कानून नहीं लगानी चाहिए सवाल में, सीधा सोल्व करो, बात खत्म। सवाल में कह रहा है विद्यार्थियों की आयु के निम्नलिखित आंकड़े के लिए मध्यिका ज्ञात करिए। मध्यिका का मतलब हुआ मध्य नंबर निकालना है। अब दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि हम इन्हें सीक्वेंस में लगाएं। पहले हम नंबर गिन लेते हैं कितने, मैं दो तरीके समझाऊंगा। पहला तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 नंबर है जी। तो 19 नंबर हैं तो 19 एक विषम हुआ, तो 19 में एक जोड़ेंगे 20, 20 को 2 से भाग दिया, यानी 10वीं संख्या जो आएगी वही हमारी मध्यिका होगी। और ये तय है कि पॉइंटों में नहीं आएगी, बीच वाली 10वीं संख्या हो। अब हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखें कितनी बार आ रखा है। जैसे 10 एक बार, दो बार, तो 10 लिखेंगे, फिर अगला 10 लिखेंगे। ये तो अब मूर्खों वाला तरीका। फिर देखेंगे 11 को कितनी बार आ रहा है, 11 11 11 एक ही बार आ रहा है, फिर 11 लिखेंगे। 11 के बाद फिर आता है 12, 12 कितनी बार आ रखा है भैया, एक और दो बार, दो बार आ रखा है, तो फिर 12 लिखेंगे। फिर 12 के बाद 13 देखो कितनी बार आया, तो 13 एक बार, दो बार, तो 13 दो बार आया। ऐसे हम 10वीं संख्या तक पहुंचेंगे कि भाई 10वीं संख्या जो भी आएगी वही मेरा आंसर होगा, वही मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। एक तरीका तो ये है ना। अभी रुकना नहीं है। 13 के बाद क्या आ रहा है, 14, तो देखिए 14 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार। 14 आया तीन बार, तो 14 14 14 14 आ गया तीन बार। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वीं संख्या 14 आई, यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा क्या होगा, एवरेज, मतलब मीडियन होगी। एक तरीका तो यह है कि मैं सीक्वेंस में लिखूं फिर 10वां नंबर ढूंढूं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं माना जाएगा। अच्छा तरीका क्या होगा, अब हम उस पर बात करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, आपको ना तो नंबर काउंट करने की जरूरत है कि कितने नंबर है, ना कुछ और। अब दूसरा जो तरीका वो समझिए ध्यान से। हमें ये बात पता थी कि भाई आंकड़े कितने थे, तो आंकड़े हमने देखे जी, पीछे 19 थे, एक जोड़ा 20, यानी 10वीं संख्या। अब आंख बंद करके क्या करो ना, आप लगातार बड़ी संख्याएं काटते जाओ और गिनती भी गिनते जाएं। 1 2 3 4 5 6, हम 15 तक काट रहे हैं। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। अब 9 संख्याएं हमारी कट चुकी हैं ऊपर से, तो 16 के 15 17 ये सब काट चुके हैं, तो इससे छोटा नंबर क्या आ रहा है, 14, तो यही मेरा मीडियन आएगी। फिर से समझा लेता हूं, इसी को उल्टा ले लेते हैं। हमें पता है 9वीं संख्या, तो आप सबसे छोटी संख्या से काटना चालू करो। 10 है जी, 10 है, दो बार कट गया जी, और तो 10 नहीं है, ठीक है जी। 11 कट गया जी, तीन बार हो गया, यहां 11 है जी, नहीं है। 11 के बाद 12, तो चौथी बार, पांचवी बार, ठीक है जी। अब आएगा जी 13, छठी बार, सातवीं बार। अब क्या आएगा जी, अब आएगा 14, तो आठवीं बार, नौवीं बार, 10वीं बार। तो 10वीं बार जो कट रहा है वही मेरा मीडियन होगा, तो यानी 14 मेरा आंसर। आइए जी, कहता है इसका सरलीकृत रूप आपको ज्ञात करना क्या होगा। सरलीकृत रूप आपको बताना क्या होगा। देखिए यार, सबसे पहली चीज तो ये है, ऐसे सवालों में हमेशा पहले ब्रैकेट करते हैं। तो गुना ही है तो ब्रैकेट में कुछ है ही नहीं। 4 का और 16, 16 थी 48, 48 को 9 से भाग ही देना और कुछ नहीं करना। तो 13 गुना 3 गुना 4 का वर्ग मैं लिख ही देता हूं, डिवाइड करना है 9 से, और 59 में 75 घटाएंगे मेरे बच्चे 60 में, तो 16 बचा। अब क्या करें जी, 3 से काटा 3, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें, पहली बात तो बटे में 3 रहेगा, 9 नहीं रहेगा, तो 9 वाले काट दो, बिल्कुल काट दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यूनिट डिजिट पे जाना है। कैसे, यहां देखें तो 4 का वर्ग 16, 6 आया, 6 3 18, यहां यूनिट डिजिट आया 8, और 3 को 16 से करेंगे तो यहां पे यूनिट डिजिट आया 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 0, 7 नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। अभी जिनको पल्ले नहीं पड़ रहा समझाता हूं। यहां जो वैल्यू आ गई वो 13 गुना 16 बटे 3 माइनस 16। अब अगर मुझे डिटेल ही करना है तो 16 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचा 13 बटे 3 माइनस 1, तो 3 एकम 3, 13 में 3 गया 10 बटे 3, तो 16 गुना 10 बटे 3, आंसर आ गया 160 बटे 3। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं थोड़ा सवाल घुमाना चाह रहा हूं।
मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई हमें ये बात पता चल गई कि नीचे 3 आएगा तो 2 ऑप्शन कट गए। अब मैं यहां यूनिट डिजिट देखूं तो यहां 3 है और 4 का और 16 6 है, तो यूनिट डिजिट 6। अबे नाराज मत हो भाई, तो 6 3 18, यूनिट डिजिट आया 8। और जब 3 को 6 से गुना करेंगे तो यहां पे भी इकाई का अंक 8 आया, 8 में 8 गया 0, तो यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहां राइट आंसर हो। आइए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है पाइप कैन फिल ए टैंक इन 15 आवर्स, द सेकेंड पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 24 आवर्स, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। कहता है कोई नल ए 15 घंटे में टंकी खाली कर लेता है, नल बी जो है वो 24 घंटे में खाली कर लेता है। तो भाई 15 और 24 का एलसीएम लेंगे तो बताओ क्या आएगा। तो आप कहेंगे ये 8 है, वो 15 8 120, तो 24 5 120 और 15 8 120 प्लस 8 एफिशिएंसी है। अब कह रहा है अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो भाई 120 यूनिट पानी भरना है, दोनों एक साथ काम करेंगे, ये 8 यूनिट भरेगा हर घंटे, ये 5 खाली करेगा तो 3 ही भर पाया। आपने कहा जी बात तो सही है, 3 से काटेंगे तो आंसर आएगा 40 घंटे, ऑप्शन सी। देखिए मेरे भाई, और ये एक रिकॉर्डेड सेशन है जिसे आप आराम से अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग देखते रहना। सवाल में कह रहा है जी भुजाएं हैं 3 5 8 और कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, सरफेस एरिया। देखिए यार पृष्ठीय क्षेत्रफल में ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को दूर करता हूं। बेसिकली मैथ में ना लेटरल सरफेस एरिया हो या कर्ड सरफेस एरिया हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को बोला जाता है सरफेस एरिया, इसी को बोला जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। लेकिन आजकल क्या है, सवाल जो आ रहे हैं उसमें टोटल सरफेस एरिया जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी को सरफेस एरिया भी बोल रहे हैं। तो जब तक आपको सवाल में लेटरल या कर्ड ना लिखा मिले, वक्र पृष्ठ ना लिखा मिले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना लिखा मिले, तब तक आपने उसको टोटल सरफेस एरिया ही मानना है। और इसका फॉर्मूला हो जाता है मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखिए यार, 2 एल इंटू बी करेंगे 3 5 15, बी इंटू एच करेंगे 5 8 40 और एच इंटू एल करेंगे 8 3 24। तो जोड़ेंगे तो 24 और 40 कितना हो गया जी 64, 64 और 15 कितना हो गया जी 79। गुना करेंगे तो 158 मेरा राइट आंसर है। यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, एक ही ऑप्शन मेरी बात कह रहा है। हाँ है ना। आइए जी, देखिए मेरे बच्चे, सवाल बहुत प्यारा है, 2 तरीके से समझाता हूं। सवाल में ये कहा गया है कि भाई 1200 रुपए में 2 शर्टें खरीदी गई हैं, बिल्कुल ठीक है। पहले वाली को 7% हानि पर, दूसरी को 28% के लाभ पर बेचा जाता है। तो ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती। तो पहली शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब दोस्त कहानी ये है कि 2 शर्टें ए और बी, कहता है पहली पे 7% लॉस हुआ, तो पहली की कॉस्ट प्राइस का 7% इतना लॉस हुआ, और दूसरी पे कहता है 28% का प्रॉफिट हुआ, तो इतना प्रॉफिट हुआ। लेकिन कहता है जितना यहां प्रॉफिट हुआ होगा उतना ही लॉस हुआ, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। भाई अगर आपने एक पे 5 रुपए का लॉस कमाया तो दूसरे पे 5 का प्रॉफिट कमाएंगे, उसी सिचुएशन में तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। हाँ या ना, मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 7 चौक 28 रेशियो निकालोगे तो ए इज टू बी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:1। तो पहली शर्ट 4 तो दूसरी शर्ट 1 है। अब कह रहा है जी 1200 है, तो 4 और 1 5, 5 यूनिट 1200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 की वैल्यू बताओ। अब क्या करें जी, 4 से गुना करेंगे 4800, 4800 को 5 से भाग देंगे, 5 नीम 45, 5 छिंग 30, 960 रुपए, यानी ऑप्शन डी। दूसरा ये भी है कि हम ऑप्शन मतलब और डिस्कस समझ ले, लेकिन क्यों ही जरूरत है जब बेसिक कैलकुलेशन सिंपल हो रही है। तो दूसरा ये भी है कि इसी सवाल को आप चाहें तो मिश्रण से भी कर सकते हैं। कैसे कि भैया एक पे 7% का लॉस है, दूसरी पे 28% का प्रॉफिट है, और पूरी ट्रांजैक्शन में ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो 28 में 0 गया 28, और 0 से माइनस किया -7, तो यह आया 7।
7 एकम 7, 7 चौक 28, तो आंसर आया 4:1। 4:1। 4:1 में किसी भाई को दिक्कत है? जवाब है नहीं। अब वही 1200 को 4:1 में बांटना है। मतलब बड़ा बेसिक से सवाल है। कहता है दो ट्रेन पी और क्यू एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और क्रम से इतने इतने की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलती है। एक दूसरे की ओर, एक दूसरे ओर का मतलब है रन टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, मतलब ऐसे आ रही है। अब आगे क्या कह रहा है दोस्त? पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर अधिक तय कर चुकी होती है तो पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है दो ट्रेन है पी और क्यू, ये ट्रेन पी है और ये ट्रेन क्यू। इसकी स्पीड दे रखी होती 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड दे रखी होती मेरे बच्चे 30 किलोमीटर पर आवर। कहता है जब ये पहली बार एक दूसरे से मिली तब तेज चलने वाली दूसरी से 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी थी। तो कहता है दूरी ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं कि यार 1 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिल गई होगी, तो 1 घंटे में इसने 40 चली होगी और इसने 30 चली होगी, तो टोटल दूरी कितनी होगी? 40 और 30 70। और जो ज्यादा चली वो 40 चली, धीरे वाली 30, तो इसने कितना ज्यादा चला है? 10 किलोमीटर ज्यादा चला है, जबकि एक्चुअल में कितना ज्यादा चला है? 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 70 यूनिट की वैल्यू 8 7 56 560। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, डीआई का सवाल है। कहता है 14 से 19 तक के विभिन्न वर्षों के दौरान कंपनी की बिक्री को दर्शाता है। आपको इसका अध्ययन करना है और अध्ययन करने के बाद आपको ये बताना है कि किन सालों के दौरान बिक्री इनके औसत से कम रही। किन सालों के दौरान इनकी बिक्री औसत से कम रही। तो आप ये देखिए कि एवरेज निकालना एक अलग तरीका है, लेकिन ये तय है कि 2014 और 2015 ये 2 साल सबसे कम है और तीसरा उसके बाद 2017 है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। पहले सवाल में कह रहा है 2014, ये मुझे गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि एवरेज इनका देखे तो ऊंचे ऊंचे खंभे हैं, बिल्कुल छोटे हैं। तो 2014 तो किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि 15 तो 2014 से भी छोटा था, तो इसलिए 14 वाला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, 2014 और 17 ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर 2014 में कम थी तो 15 में तो उससे भी कम थी भाई, तो इसलिए नहीं ले सकते। और उसने लिखा ओनली, केवल, ये शब्द भी गलत था। 2014 15 16, 2014 15 16, 16 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 16 ज्यादा है, 17 कम था। भाई 16 ज्यादा है, 5.5 है, 17 तो उससे भी कम है। तो अगर कम ही वाला ले रहे हैं तो 2014 15 17 लेना चाहिए था, इसलिए मेरे बच्चे ये सवाल भी गलत है। अब बचा एक ही ऑप्शन डी, तो यही मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 2014 और 15 डायरेक्ट आंसर आ गया, मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं। दूसरा, इफ आई वांट टू मेक इट सोल्व, तो मुझे इन सबका एवरेज निकालना होगा। तो सबको जोड़ लेते हैं, यूनिट डिजिट जोड़ते हैं। 6 2 8 और 5 13, 13 2 15, 3 18 और 4 22। हासिल आ गई 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 10, 4 14 और 6 20 और 5 25, 25.2। इसे 6 से भाग देंगे तो भैया 6 चौक 24, 6 दूनी 12, यानी एवरेज आया 4.2। तो 4.2 से छोटे तो 2 ही साल हुए, 14 15। देखिए भाई, सवाल ने कहा कि 5,000 रुपए की कोई राशि है, इसको हमने 2 भागों में इन्वेस्ट किया। पार्ट ए एंड बी नाम रख लेते हैं। ए में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10%। कहता है हमने सिंपल इंटरेस्ट पे जमा किया और कुल वार्षिक ब्याज जो मिला 325, यानी 1 साल बाद जो हमें ब्याज मिला 325 मिला। तो कहता है ए में कितना पैसा जमा किया। तो हमें ए का निकालना है, तो क्या करो, इस 5 को लिख लो 10 - 5। वही कुत्ते बिल्ली वाला तरीका कि भाई 10% यहाँ पे भी है, 10% यहाँ पे भी, तो पूरे पे 10%, 5,000 का 10% 500। तो इस हिसाब से ब्याज बनना था। 500 बना 325, कितना कम बन रहा है? 175। किसकी वजह से कम बन रहा है? क्योंकि इस वाले हिस्से पे 5% कम है। तो 5% की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी? आप कहेंगे 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 5 25, तो 35 को 100 से किया 3500, मतलब ये वाला हिस्सा आ गया 3500। और आपसे यही वाली वैल्यू तो पूछी हुई मेरे भाई, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। देखिए यार, डीआई का सवाल है। कह रहा भैया ये जो ग्राफ दे रखा है
ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीनों की सेल का ग्राफ दे रखा है। पीले कलर वाला पी की सेल है और सफेद रंग वाला क्यू की सेल है। अब आखिरी में सवाल में ये पूछा है कि भाई इन 4 महीनों में पी और क्यू ने कितनी कितनी चीजें बेची, उसका रेशो बताइए। तो आप करेंगे क्या कि पी और क्यू को निकाल लेते हैं। अगर पी और क्यू को निकालते हैं तो पहले पी को जोड़ते हैं, तो 80 और 30 110, 110 और 50 160, 160 और 90, तो ये आया 9 से 15 250। अब ये बात तय होगी कि इसका आंसर 24 वाला नहीं होगा और 23 वाला नहीं होगा, यानी वो 25 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है। लेकिन दो सवालों में फंस गए तो भैया क्यू की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। 60 और 40 100, 100 और 70 170, 170 और 60 230। अब हमें दिखाई देगा कि यार ये 25-23 का रेशियो है, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। देखिए टाइम एंड वर्क का सवाल है। सवाल में कह रहा है कि ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन लेता है और बी 5 मिनट में 100 अंडे गिन लेता है। तो भाई 4 मिनट में अगर 100 अंडे गिनेगा तो 1 मिनट में कितने गिन लेगा? 25। और ये 5 मिनट में 100 गिनेगा तो 1 मिनट में कितने गिनेगा? 20। अब कह रहा है यार अगर दोनों मिलके बैठे तो 450 अंडे कितनी देर में गिन लेंगे? तो 1 मिनट में दोनों मिल जाए तो 25 और 20 45 अंडे। तो भाई काटो पीटोगे तो आंसर आएगा 10 मिनट, यानी 10 मिनट में दोनों मिलके सारे अंडों की गिनती कर लेते हैं। कहता है फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात इतना है तो सबसे सस्ती वैल्यू कितनी है? देखिए यार जो शब्द ध्यान देने के हुए हैं कि औसत मूल्य दे रखा है 3 चीजों का, है ना। द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम, यानी 3 वस्तुओं की टोटल कीमत नहीं दे रखी है, 3 वस्तुओं का एवरेज कीमत दे रखी है। तो अगर मैं तीनों चीजों की कीमत का अनुपात है 3 5 7, अगर मैं इनकी तीनों की कीमत का औसत निकालूं तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे 7 और 5 12 और 3 15। 15 को भाग दे देंगे किससे? 3 से, क्योंकि औसत निकालने का तरीका होता है तीनों कीमत का जोड़ बटे 3। तो हमें पता चला जी एवरेज आई 5, और 5 ही रिप्रेजेंट कर रहा है 5300 को। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बाबू 5300 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। अब कह रहा है सबसे सस्ती कीमत की चीज बताओ, तो सबसे सस्ती कीमत वाली चीज 3 यूनिट की, तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या करें जी? अब मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा 2 से नीचे गुना करूंगा 2 से ऊपर। इसका क्या फायदा होगा? 5 दूनी 10 से 1 जीरो कट गई। अब यानी सवाल के आखिर में 1 जीरो आएगी और 3 दूनी 6, 6 18, यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो आखिरी 2 डिजिट 8 जीरो निकल के आगे, वो इकट्ठा ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। देखिए यार सवाल ने कहा कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर दे। आपने कहा ठीक है। सवाल में कह रहा है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो 150 है। तो इसका मतलब दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट भी 150। और मजे की बात क्या है कि दोनों संख्याएं दे रखी है, तो देखना 150 किसका आना है। भैया ये 150 नहीं दे रहा है, ये बहुत बड़ा दे रहा है, ये बहुत बड़ा दे रहा है, 150 केवल यही तो दे रहा है, ऑप्शन डी। भाई 2 नंबर का प्रोडक्ट भी तो एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और इतने ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघला के इतनी ऊंचाई वाले शंकुओं में ढाला जाता है। ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो देखिए यार बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 7 का वर्ग इंटू हाइट। तो ये हुआ मेरे बच्चे बेलन का आयतन। अब कहता है इसी आयतन को पिघला के हमने छोटे छोटे शंकु बनाए। शंकु का वॉल्यूम क्या होता है जी? 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब कहता है शंकु की रेडियस भी 7 है, तो 7 गुना 7। लेकिन कहता है जी हाइट है 8। हमने कहा जी ठीक है। अब देखिए यार इस कहानी से एक कहानी कटा, 8 3 24, 3 पलट के ऊपर जाएगा तो 3 3 9, मतलब 9 शंकु इससे बन जाएंगे। ऑप्शन डी। कहता है 161 और 133 का अनुपात याद करिए। देखिए भाई हमें ये बात पता है कि 133 का पहाड़ा होता है 19 गुना 7, 19 7 133, और ये 19 से कटेगा नहीं, तो ये 7 से कटा होगा। तो 7 दूनी 14 और 7 21, यानी ये 23 गुना 7 है। तो 7 कट जाएगा दोनों से, तो आंसर आएगा 23:19, यानी ऑप्शन सी। 23:19 ऑप्शन सी, पहाड़े की मदद से। दूसरा कि जी हम ना समझ पाए किससे कट रहा है, तो ये देखो क्या ये 29 से जैसे यहीं से आओ, शुरुआत से आता हूं, यहां 27 लिखा है, क्या ये 27 से भाग जा रहा? अंकों का जोड़ 9 से भाग जा रहा है? 6 1 7 1 8 नहीं जा रहा, तो ये तो आंसर नहीं हो।
फिर यहां 23 से भाग दो इसे, तो 23 गुना 7। तो क्या इसे 7 से गुना करके आएगा? तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 7 को 7 से करोगे तो 49 यूनिट डिजिट नो आएगा। तो ऐसे भी जा सकते हैं, नहीं तो 19 7 133 पहाड़े सबको याद होते हैं। कहते हैं एक शर्ट का अंकित मूल्य 7200 है। एक दुकानदार ग्राहक को अंकित मूल्य पे 15% का डिस्काउंट देता है और इसके बावजूद भी उसे 20% का लाभ होता है। शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं अक्सर क्लास में एक चीज बताता हूं कि जब भी किसी सवाल में आपसे केवल सीपी और एमपी का रेशियो पूछा जाए तो सीपी होता है 100 प्लस डिस्काउंट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट होता है भाई। 100 माइनस डिस्काउंट और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अब हमारे सवाल में कहा जी 15% का डिस्काउंट, तो 100 में 15 गया 85 सीपी हुआ। और साथ में कह रहा है जी 20% का प्रॉफिट, तो मार्क प्राइस 120। अब अब कह रहा है मार्क प्राइस 120 की जगह दे रखा 7200, तो 120 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 120 यूनिट 7200, तो 85 यूनिट की वैल्यू कितनी? 12 6 72, 60 60 से गुना करेंगे, हमारा आंसर आ गया 0 6 5 30, 6 6 48 और 3 51। ऑप्शन ए आई। कहते हैं यार 12,000 रुपए का कोई पैसा है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। आपको कैसे पता हिंदी में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के? जैसे ही मैंने अर्धवार से ही देखा तो मुझे समझ में आया कि कंपाउंड पे होगा। वैसे इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा साफ लिखा है। देखिए यार 12,000 रुपए, रेट 20% है, लेकिन हाफ ईयरली करोगे तो रेट हो जाएगी 10% और टाइम हो जाएगा 2 हाफ ईयर। अब यहां तो जितनी तेजी बनाना चाहो बना लो। पहला तरीका है रूल 1, हम पास्कल रूल करते हैं भाई। प्रिंसिपल दे रखा है 12,000, 10% से कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 2 1 में, तो 12,000 का 10% 1200, 1200 का 10% 120। ये प्रिंसिपल हो गया। 1200 को 2 से गुना किया 2400 और 1 को 120 से किया 120। 0 2 4 और 1 5, 2 और 2 4, तो 14,520 मेरा राइट आंसर है। एक तरीका ये। और दूसरा तरीका हम ये भी ले सकते थे अगर मैं थोड़ा सा ब्रिलियंट होता तो। और अगर आप मेरे बैच में पढ़ रहे थे तो मैंने ये बताया हुआ कि रेट अगर 10% है तो याद रखा करो 1 साल में 10 रहेगी, 2 साल में 21% रहेगी, 3 साल में 33.1% होती है, 4 साल में 46.41% होती है, 5 साल आपके नहीं पूछेगा, फिर भी पूछे तो 61.05 होती है। 10% पे डाटा याद रख लेना चाहिए। नहीं तो सक्सेसिव लगा सकते हैं, 10 से 11 10 से 11 वो वाला काम भी कर सकते हैं। तो हमें पता चल गई थी रेट 21 है। तो अगर 12,000 रुपए प्रिंसिपल है, 21% ब्याज बन गया, तो अमाउंट हो जाएगा 121%। अब हम उठा के क्या कर लेते? कुछ भी कर लेते सर। कुछ भी कैसे कर लेते भाई? 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा परसेंटेज से। अब 1 जीरो आएगी, यूनिट डिजिट पकड़े तो 2 एकम 2, तो 2 जगह 20, फंस गए। अब आप डिविजिबिलिटी लगा लो, डिजिटल सम ले लो। जैसे 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 4। भाई ये तो आंसर थे ही नहीं, इन्हीं में चेक करना था। अब डिजिटल सम देख लेते हैं 4 किसका आ रहा है ना, 4 3 12 3 किसका आ रहा है। ठीक है जी। या आप सक्सेसिव लगा दो यार, 10% है तो पहले साल 10 से 11, दूसरे साल फिर 10 से 11 यार, तो हम कह देंगे 100 से 121 हो गया। 100 यूनिट 12,000 को, तो 121 यूनिट 14,520। कहते हैं यार 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक ट्रेन 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 120 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई याद करिए। अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी? प्लेटफॉर्म की लेंथ दैट इज 200 मीटर प्लस ट्रेन अपनी खुद की लेंथ चलेगी, इतनी दूरी चलनी होगी। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है जी? स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड क्या है जी? 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18, और कितनी देर में कहानी हो रही है जी? 120 सेकंड में। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 12 से गुना करेंगे 240। 200 उधर ले जाके घटाओगे तो ट्रेन की जो लेंथ निकल के आएगी, सॉरी 5 चौक 20 या 2400, 2400 में से 200 घटाएंगे तो आएगी 2200। यानी ट्रेन की लेंथ आ गई मेरे प्यारे बच्चों 2200 मीटर, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है।
देखिए मेरे बच्चे, ये लेवल है जो आपका पेपर अभी चल रहा है और इस तरीके से आएँगे। मैं अगले सेट में थोड़ा लेवल बढ़ाऊँगा। ये पहला सेट था, एक नज़राना पेश करने के लिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। थैंक यू।